अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। नेनुआ की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। बैकयार्ड मुर्गी पालन की कड़कनाथ नस्ल के चूजे तैयार करने पर जानकारी। अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत किसी कारणवश खाली रह गए हैं, वो इस समय इन खेतों में नेनुआ की बुआई कर आने वाले समय में अच्छा लाभ हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि नेनुआ की बुआई वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर की जाए। तो नेनुआ की बुआई करते समय किन किन बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला कटिहार के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। किसान भाई, अभी जो सब्जी उत्पादक किसान हैं वो अगर नेनुआ की खेती करें तो निश्चित तौर पे वो समय से पूर्व उनका जो उत्पाद है वो बाजार में होगा। जो लगाने का उचित समय है तो जनवरी से लेकर मार्च तक आप गर्मा नेनुआ की खेती कर सकते हैं। ये गर्मा मौसम है। तोरई यानी नेनुआ की अधिक उपज के लिए आपको खेत तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है, जिसमें खाली खेत में सबसे पहले एक गहरी जुताई करें। उसके बाद अवांछित फसल के अवशेषों को खेत से बाहर निकालकर नष्ट कर दें। इसके बाद 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर 2 बार उथली जुताई करें। इसके बाद मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। भाई, अगर आपने मिट्टी की जांच कराई तो अच्छी बात है। अगर आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है नेनुआ की खेती के लिए तो आप 100 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा का उपयोग करेंगे, जिसमें से जो आपका नत्रजन है उसका 1/3 भाग और स्फूर और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई के समय लगा देंगे। उसमें जब आप रोपने जाएंगे खेत में उस वक्त में उस मात्रा का प्रयोग करेंगे। शेष जो नत्रजन की मात्रा है उसको 2 बराबर भागों में बांट करके आप अपने खेत में ऊपरी निवेशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। तोरई के अच्छे उत्पादन में उन्नत प्रजातियों का अहम योगदान होता है, अतः इसके लिए विश्वसनीय स्थानों से ही बाजों की खरीदी करनी चाहिए। कौन कौन सी किस्में हैं जो उपयुक्त होंगी? तो उसमें राजेंद्र नेनुआ 1, राजेंद्र सुप्रिया, पूसा चिकनी जो है अच्छी किस्में मानी जाती हैं। तो जहाँ से भी आप बीज खरीदें वो आपका विश्वसनीय स्रोत होना चाहिए। आप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपके ज़िले में जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आप बीज प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। इन किस्मों का 3 से 4 किलोग्राम बीज अगर आप लेते हैं तो आपकी खेती 1 हेक्टेयर में हो पाएगी। किसान बंधुओं, जो नेनुआ के बीज हैं, जो 3 से 4 किलोग्राम बीज आप 1 हेक्टेयर के लिए खरीदेंगे, निश्चित रूप से उस जो अगली फसल है आपकी उसको रोग से बचाने के लिए बीज उपचार करना आवश्यक है। और इसके लिए जो है हम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा में 2.5 ग्राम की दर से वीटावैक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो पौधा है वो सही पौधा हो, रोग मुक्त पौधा हो। लगाने के समय ये ध्यान रखना है कि एक तो सीधी विधि है, आप उस विधि से अगर लगाते हैं तो दोपहर के बाद ही मुख्य खेत में बीज को लगाने का प्रयास करें। दूसरी जो विधि है वो थल्ला विधि है, उसमें थल्ला पे एक जगह पे 3 से 4 बीज हम लगाते हैं
और स्वस्थ पौधों को रख लेते हैं, बाकी जो पौध है उसकी छटनी करते हैं। तो उस विधि से भी अगर आप लगाते हैं तो बीज उपचार करना आवश्यक है। बीज को रात भर जो है जूट के बोरे में डाल के अगर आप फुलाते हैं तो अच्छी बात होगी। उसके बाद जब आप बीज लगाने जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि जो दोपहर का धूप है वो जब निकल जाए, थोड़ा सा दिन जब ढलने की ओर जाए तभी लगाना चाहिए। तोरई की बुआई 1 मीटर कतार से कतार और बीज से बीज की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए करना चाहिए। इससे पौधों का विकास ढंग से होता है, साथ ही अन्य कर्षण कार्यों को करने में आसानी भी होती है। सिंचाई एवं खरपतवार नियंत्रण। मेड़ों के किनारे बीज बोने के तुरंत बाद पहली सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पौधे की जड़ों का समुचित विकास हो, इसके लिए फल आने तक 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल के आरंभ में अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, तोरई की बुआई करने पर आप प्रति एकड़ क्षेत्र से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। छोटे और मझोले किसान कृषि के साथ साथ बैकयार्ड मुर्गी पालन करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहे हैं और अपने प्रदेश में बैकयार्ड मुर्गी पालन के यदि कड़कनाथ की बात करें हम, तो इसकी बहुत मांग होने की वजह से अधिक दाम में ये बिकते हैं। तो क्या है इस नस्ल की विशेषताएं और कड़कनाथ नस्ल का पालन करने के लिए चूजे कहां से आप हासिल करें, साथ ही किसान कड़कनाथ मुर्गी के चूजे अपने स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर IS तोमर। किसान भाइयों से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे अपन ये देखते हैं कि कुछ किसान भाई हमारे बैकयार्ड पोल्ट्री कर रहे हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री का मतलब होता है घरों के पीछे सामान्यतः जो मुर्गी पालन करते हैं, और कुछ लोग अपने को कमरा बना के या जो मतलब वैज्ञानिक तरीका होता है उसके हिसाब से मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं। तो यदि उन दोनों में तो अंतर सिर्फ यही होता है कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उनको पूरी तरीके से समय पर जो फीड मिलना चाहिए, जो दाना मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उनके जो पक्षी उनकी ग्रोथ वृद्धि अच्छी नहीं होती। किसान भाइयों, वैज्ञानिक तरीके से कड़कनाथ मुर्गी पालन करने के लिए आवास प्रबंधन किस प्रकार से करें जिससे कि आपको कड़कनाथ मुर्गी पालन से अधिक लाभ मिल सके, तो इस विषय पर जानकारी कुछ इस तरह से है। सामान्य रूप से जो आवास होते हैं वो यदि हम पक्का बनाएं, पक्का का मतलब ये होता है कि सामान्यतः जो ईंट और सीमेंट से जुड़ाई करके बनाया जा सकता है। यदि कुछ किसान भाई चाहें तो अपने लोकली अवेलेबल, जैसे कुछ लोगों ने बांस के भी आवास बना लिए। नीचे ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि नीचे के फर्श को पक्का कराया जाता है, और फर्श में भी सामान्यतः करीब 1 से 1.5 इंच मोटी एक जो बुरादा होता है लकड़ी का, जो आरा मशीनों पर मिलता है, उसको नीचे बिछाया जाता है। वो इसलिए बिछाया जाता है कि जिससे वो जो लगातार 3 से 4 महीने तक उसमें जो बिछता या जो मतलब यूरिन वगैरह पास करेंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करने की उसमें ताकत होती है, तो लगातार एब्जॉर्ब करती रहती है। दूसरा, ये जो हमारे कमरे की पुताई होती है वो हम लोग चूने से करते हैं, और जब भी हमारा एक लॉट पूरा हो जाता है और उसके बाद में वो कमरा खाली होता है, तो जो दूसरा लॉट होता है उस समय इस पूरे बुरादे को हटा देना चाहिए। साथ ही साथ उस कमरे की पुनः एक बार पुताई कर देनी चाहिए। थोड़ा सा अपन कुछ उसमें दवा मिला के भी पुताई कर सकते हैं जिसमें केमिकल हो, जिसकी वजह से उसमें यदि कोई कीड़े मकोड़े या कोई वायरस वगैरह रह रहे हो तो उनसे अपन उसको बचा सकते हैं। ये अपने को सावधानी रखना चाहिए। दूसरा, उसमें दिन में गर्मियों में हम उसके जो साइड में लाइट के लिए जो खंभे होते हैं उनको बंद कर देते हैं, गर्मी और सर्दियों में इसको दिन में खोल देते हैं, क्योंकि सर्दियों में दिन में उनको लाइट चाहिए होती है और गर्मी चाहिए होती है। और गर्मी के दिनों में चूंकि गर्मी काफ़ी लू चलती है, उस समय इनको बंद कर देते हैं, रात में उसको खोल देते हैं। तो ये दोनों उल्टा रहता है कि किस तरह से। और जाली इसलिए बनाई जाती है जिससे लगातार हवा पास होती रहे।
पास होती रहेगी तो क्या होगा कि पूरा उनको ईजी रहेगा। अंधेरे में इनको रखने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए कोशिश की जाती है कि जितना जो आवास है वो लाइटेड हो, जिसमें लाइट अच्छी रहे, चाहे सनलाइट हो, आवश्यकता पड़े तो हमको उसको बल्ब भी जलाना पड़ता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, यदि इनको अपन रखेंगे तो उससे इनको काफ़ी मतलब मोटिलिटी कम होती है और अंडे देने की क्षमता भी बढ़ती है, बॉडी वेट जल्दी बढ़ता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन से कम समय में अधिक आय लेने के लिए आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने असंतुलित मात्रा में दाना खिलाया हो तो मुर्गियां अधिक समय में कम वजन तो धारण करेंगी ही, साथ ही साथ अंडा उत्पादन भी बहुत कम मिलेगा। इसलिए आहार प्रबंधन में बताई जा रही बातों का ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक दाना आता है बाजार में बना हुआ जिसको कहते हैं प्री स्टार्टर। प्री स्टार्टर का मतलब होता है जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए उसमें वही कंटेंट है जो की आवश्यकता है। इसके बाद फिर वो स्टार्टर होता है जो करीब 1 से 1.5 महीने तक चलता है। इसके बाद में फिर फिनिशर करके जो दाना आता है जिसको हम ग्रोअर भी कहते हैं, वो दाना दिया जाता है। और यदि किन्हीं लोगों को अंडे के लिए यदि पालन करना है तो फिर एक लेयर फीड करके आता है। लेयर फीड का मतलब होता है जिससे अंडे की संख्या ज़्यादा आती है। तो इस तरह से अपने को थोड़ा सा यदि ध्यान रखेंगे कि कौन सी उम्र पे क्या देना है, कौन सी किसके लिए हम पाल रहे हैं, तो उसकी तरीके से दाना खिलाएंगे तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। जो ड्रिंकर और फीडर होते हैं, जिस ड्रिंकर और फीडर का मतलब होता है पानी पीने का बर्तन और खाना खाने का बर्तन, तो उस बर्तन को साफ करना समय समय पे, उसमें यदि कोई गंदगी है, दूसरा उसको जमीन से थोड़ा ऊपर टांग के रखना। और उसमें ये व्यवस्था होती है कि जितना पानी पीता है कोई पक्षी या जितना अन्न वो दाना कोई खाता है उतना ही उसमें निकलता है, बाकी भरा रहता है। तो उसमें क्या होता है, नुकसान भी काफी कम होता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन से किसानों को किस तरह से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, इसकी जानकारी विषय विशेषज्ञ ने कुछ इस प्रकार से दी। यदि किसी को 100 बर्ड के लिए एक यूनिट स्थापित करनी है तो उसके लिए अपने को सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक बर्ड को रखने के लिए 1 बाई 1 फीट की जरूरत पड़ती है। तो सामान्यतः हम ये कहते हैं किसानों को कि 10 बाई 12 स्क्वायर फीट का यदि कोई शेड बनाएगा तो उसमें 100 से लेके 110 से 120 बर्ड को अपन रख सकते हैं। और उसको बनाने में शुरुआत में जो पैसा खर्च हो रहा था वो तो काफ़ी कम हो रहा था। अभी अपन ये माने कि 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और उसका वो शेड बन जाता है। यदि वो चाहे तो इसकी कॉस्टिंग कम करने के लिए कुछ लोकली अवेलेबल मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बांस वगैरह लगा सकते हैं, या सपोर्ट के लिए जो है वो अपने उनके पास कोई उपलब्ध उसको लगा सकते हैं। जब ये यूनिट एक बार स्थापित हो जाती है और फिर तो काफ़ी लंबे समय के लिए, उसके बाद जब उसमें वो 100 बर्ड रखते हैं तो 100 बर्ड की अपन यदि कीमत माने तो 50 से 60 पर बर्ड होता है। तो यदि 100 बर्ड रख रहा है तो उसकी यदि 60 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से तो करीब 6,000 रुपये हुए। उसके बाद अपन ये मानते हैं कि जो फीड उसको खिलाया जाएगा 3 से 4 महीने में, इसकी कॉस्टिंग करीब 8 से 10,000 रुपये होती है। तो 8 से 10,000 रुपये इसमें और 300-400 रुपये की हम ये मानते हैं कि दवाई लगी जाती है। तो ऑलमोस्ट ये मानते हैं कि 15,000 रुपये के आसपास इसका खर्चा आता है एक बार 100 बर्ड को रखने के बाद। यदि हम सामान्यतः ये माना जाता है कि 6-7-8% तक भी यदि मोर्टेलिटी होती है तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो 100 बर्ड जो रखें उनमें से हमको 90 से 95 बर्ड मिल जाते हैं। और यदि उनको हमने बाजार में जो मूल्य इसका वो तो काफ़ी अधिक है, यदि हम 600-700 रुपये भी एवरेज मानते हैं तो करीब इसका 60-1,000 रुपये के आसपास बिक्री होती है। तो बिक्री होने के बाद यदि हम उसमें 15,000 रुपये कम भी कर देते हैं तो 40 से 45,000 रुपये एक बार में एक जो 10 बाई 12 स्क्वायर फीट का जो शेड है उससे बचत की जा सकती है। एक साल में हम यदि उसको चाहें कम से कम 3 से 4 बार मतलब यदि आप उसको अच्छी तरह से करेंगे 3 महीने बड़े हो जाएंगे, लेकिन 4 महीने में तो हो ही जाते हैं। तो 3 बार भी यदि हमने उसको किया तो आप ये मानिए कि 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की बचत एक 10 बाई 12 स्क्वायर फीट की जमीन से हो जाती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अपने प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इन बागों में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो नींबू के बाग को भारी क्षति होगी। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर टी.के. जैन। नींबू वर्गीय पौधों में, खासकर नींबू में भी अभी बहुत सारे कीटों की समस्या है। तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि ये ब्लैक फ्लाई, काली मक्खी जिसको कहते हैं, इसका भी बहुत आक्रमण है। और साथ ही आप देखेंगे कि एक कीड़ा और है जो सिट्रस साइला कहते हैं। ये सिट्रस साइला, ये जो कीट है, जो सिट्रस साइला के कीट है, ये कीट क्या करता है कि पौधों से रस चूसता है और बहुत वायरल बीमारी, ग्रीनिंग नामक वायरल बीमारी है, इसको भी फैलाता है। किसान भाइयों, नींबू के बाग में इन रस चूसक कीटों के द्वारा पौधों के कोमल भागों से रस चूसकर भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। साथ ही ये कीट नींबू के पौधों में कई तरह के रोग भी फैलाने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, इस नुकसान को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इन रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। तो इस कीट से निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें मोनोक्रोटोफास 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या फार्मोथियान 25 सीसी आता है, इसको हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या मेलाथियान को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। वरना क्या होगा कि यह एक चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित करता है, जिससे क्या होगा कि वो उसके पौधों के ऊपर फफूंद लग जाएगी और उसके बाद वो ग्रसित भाग पीला पड़ जाएगा और वह पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों, नींबू में आप देखेंगे इस माह जो है फूल व फल बनते हैं, अतः पेड़ पर आपके फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब पौधे के अधिकतर भागों में फूल जो हैं वो बोर के आकार के फल बन जाएं, तभी हमें सिंचाई प्रारंभ कर देनी चाहिए। नींबू के बाग में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी देखा जाता है। इन्हीं रोगों में से जो रोग मुख्य रूप से देखा जाता है वो है नींबू का सिट्रस कैंकर रोग। ये रोग जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में होता है। तो क्या है इस रोग के पहचानने के लक्षण एवं नियंत्रण के उपाय, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। तो आप किसान भाइयों ये देखेंगे कि इसमें नींबू के अंदर ये सिट्रस कैंकर बीमारी जो है वो भी आने लगी है। आप देखेंगे कि ये जो धब्बे पड़ने लगे हैं, ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ऐसे धब्बे जो आपकी बाद की अवस्था में देखेंगे ये नींबू के फल के ऊपर भी बन जाएंगे। इससे क्या है कि नींबू की जो बाजार गुणवत्ता है वो भी कम हो जाएगी। तो इस बीमारी से भी हमें निजात पाने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक जीवाणुनाशक दवाई है, इस दवाई को हमें 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसको छिड़काव करना है। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC का भी हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप और नींबू वर्गीय पौधों में अगर समय रहते सही तरीके से आप बीमारियों को पहचान कर उनका निदान करेंगे या कीड़ों को पहचान कर उनका निदान करेंगे तो निश्चित तौर से आमदनी में और आपकी आय में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला मधुबनी के कृषक सतपाल चौधरी ने। यह अजोला उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सतपाल चौधरी जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे पहली बात यह है कि अजोला पशुओं के खान पान में बहुत ही अच्छा भोजन के रूप में उभर के सामने आया है। अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। अब मैं आप लोगों को अजोला कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप एक 2 बाई 2 मीटर का एक गड्ढा खोद लीजिए जिसकी गहराई 0.2 मीटर या 200 सेंटीमीटर आपको रखना है। उसके बाद उसमें आप उस गड्ढे को पॉलीथीन शीट से ढक लीजिए और उस गड्ढे के चारों तरफ उसमें ईंटा लगा दीजिए जिससे कि पॉलीथीन शीट हवा से उड़े ना। उसके बाद उसमें 10 से 15 केजी चिकनी मिट्टी डाल देना है और उस गड्ढे में उसको चारों तरफ फैला देना अच्छी तरीके से। उसके बाद उसमें 2 किलोग्राम गोबर एवं 30 ग्राम सुपर फास्फेट डाल देना है। साथ ही साथ उसमें
पानी मिला देना है। पानी का ऊंचाई करीब 10 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद उसमें आधा से 1 किलो अजोला कल्चर आप उसमें डाल दीजिए और इसे 10 से 15 दिन तक छोड़ दीजिए। 10 से 15 दिन के बाद आप देखिएगा कि उसमें जो अजोला का जो कल्चर आप डाले थे वो पूरी तरह से टंकी में फैल गया है। अब उसमें से आप 1 से 1.5 किलो अजोला को निकाल कर अपने पशुओं में उसका उपयोग कर सकते हैं। अजोला खिलाने में कुछ सावधानियां ही बरतनी पड़ती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले जो भी आप अजोला जो अपने पशु को जो 15 दिन के बाद आप निकाल के खिला रहे हैं उसको पानी में अच्छे तरीके से धो लें, क्योंकि क्या होता है कि गोबर के गंध से पशु उसको अचानक से खाने से इनकार कर देते हैं। इसलिए उसको अच्छे तरीके से पानी से धो लेना है और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लेना है। इसके अलावा जो पशु को आप ये अजोला खिला रहे हैं उसको एक ही बार में अजोला पूरा नहीं देना, उसको धीरे धीरे करके अजोला को आपको अपने पशुओं में बढ़ाना है, जिससे कि उसको अजोला खाने का आदत लग जाए। इस तरीके से किसान भाई अगर अजोला अपने घर में उत्पादन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और इससे अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।